कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। सो जिस चीज़ का हम लोग को इंतज़ार था, अब वही चीज़ आ गया है। अब हम आप लोगों को पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के सारे एमसीक्यू लक्ष्मीकांत के जो हर चैप्टर के बाद जो दिए गए हैं कुछ एमसीक्यूज, और वो एमसीक्यूज बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और आप लोग पीवाईक्यूज उठा के देख लीजिएगा अनसॉल्व पेपर से, मैक्सिमम उसमें से मिलते हैं। तो अब हम उससे भी कराएंगे ताकि आप लोग को कोई दिक्कत परेशानी ना हो करने में। So let's start the chapter 2 MCQs प्रिंसिपल ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन एंड कंसेप्ट चैप्टर से। बेसिकली इसके हर एक लक्ष्मीकांत बुक के हर चैप्टर के बाद में आप ढेर सारा एमसीक्यूज पाएंगे। वो आप लोगों को प्रैक्टिस के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप अगर उतना प्रैक्टिस कर लेंगे तो आपको एक्स्ट्रा पीवाईक्यूज करने की कोई ज़रूरत नहीं है। फिर भी अगर आप लोग को और अच्छा करना है तो आप और अपने से ट्राई कीजिए। प्रीवियस ईयर के पेपर डाउनलोड कर लीजिए ऑफिशियल वेबसाइट से, या तो बुक्स मंगा लीजिए सॉल्व पेपर के, उससे करिए। ताकि भाई देखिए, जितना ज़्यादा करे रहेंगे उतना आप लोगों के लिए बेनिफिट होगा। और आप वीडियो लेक्चर के साथ साथ बुक भी प्रीफर कीजिए ताकि और क्लैरिटी और कंसेप्ट आए उस टॉपिक के बारे में। सो लेट्स स्टार्ट टुडेज एमसीक्यू, जो कि एम लक्ष्मीकांत के बुक के पीछे, जो हर चैप्टर के पीछे एमसीक्यूज दिए गए हैं, वो सेशन है बेसिकली। सो लेट्स स्टार्ट। सो हैव अ फर्स्ट एमसीक्यूज, द कंसेप्ट ऑफ गैंग प्लैंक स्टैंड फॉर। देखिए, गैंग प्लैंक का कंसेप्ट हेनरी फ्योल के द्वारा दिया गया था। फर्स्ट थिंग, हेनरी फ्योल के द्वारा दिया गया था। ये भी पूछ सकता है, जरूरी नहीं है जो एमसीक्यू है आप उससे रिलेटेड सभी चीज अपने जो आपको क्लैरिटी हो, जो फैक्ट है वो सब आप लोग रिमेंबर कीजिएगा। तो देखिए, कंसेप्ट गैंग प्लैंक का कंसेप्ट हेनरी फ्योल जी ने दिया था। और एक कंसेप्ट क्या बताता है, किसी भी एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्गेनाइजेशन में अलग अलग डिपार्टमेंट है, उसमें जो हमारे इम्प्लॉय होंगे सेम लेवल के इम्प्लॉय, सेम लेवल के अदर डिपार्टमेंट के इम्प्लॉय के साथ अप्रोच कर सकते हैं। तो देखिए, आइए देखते हैं कौन सा आंसर सही है। स्टेबलाइज स्टेबलाइजिंग अ कम्युनिकेशन चैनल्स विद एन एम्प्लॉय ऑफ हायर लेवल। नो, स्टेबलाइजिंग एन इनफॉर्मल कम्युनिकेशन चैनल इन द ऑर्गेनाइजेशन। नो, देखिए अभी नहीं है, इनफॉर्मल कम्युनिकेशन नहीं है। स्टे स्टेबलाइजिंग अ कम्युनिकेशन चैनल विथ एन एम्प्लॉय ऑफ द सेम लेवल। देखिए, विद द एम्प्लॉय ऑफ सेम लेवल। देखिए, तो गैंग प्लैंक में बेसिकली यही बताया गया है। तो राइट ऑप्शन इज सी। नेक्स्ट, hierarchy is the mean by which resources are apportioned, personnel selected and assigned, operation activated, reviewed and modified. This statement is attributed to। देखिए, जो हायरार्की से रिलेटेड एक जो कंसेप्ट दिया गया है, बेसिकली ये हमारे एप्पल भाई जी ने दिया है। तो आप लोग हर एक जो प्रिंसिपल्स थे, जैसे हायरार्की हो गया, कोऑर्डिनेशन हो गया, ऑर्गेनाइजेशन हो गया, लाइन एंड स्टाफ एजेंसी हो गया, हर मतलब जो जितने भी प्रिंसिपल मैंने बताए उससे आप लोग जितने भी स्कॉलर्स के व्यू हैं, स्कॉलर्स व्यू, वो आप कंफर्म देख लीजिएगा। देखिए, पूछा है ना एक क्वेश्चन, ऐसे ही पूछेगा तो इसमें क्या होगा, कंफ्यूजन क्रिएट होगा, क्योंकि बेसिकली इतना स्टेटमेंट याद नहीं रहता। तो आप प्रैक्टिस कीजिएगा स्टेटमेंट का। तो ये स्टेटमेंट हमारे एप्पल वाई जी ने दिया है। सो राइट ऑप्शन इज सी। नेक्स्ट, द प्रिंसिपल डिसएडवांटेजेस ऑफ हियरकी इज। देखिए, द प्रिंसिपल डिसएडवांटेज ऑफ हियरकी का क्या है। देखिए, अगर किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में हियरकी फॉलो हो रहा है तो उसका क्या क्या डिसएडवांटेजेस होंगे, मैंने बहुत सारे बेसिकली बताए हैं। तो आइए देखते हैं ऑप्शन में कौन सा दिया है। दैट इज क्रिएट superiority or inferiority feeling in organization, rigidity in organization, delay in disposal of case, decentralized decision making। देखिए, पहले जहां पे हायरार्की होगा तो वहां पे डिसेंट्रलाइज डिसीजन मेकिंग नहीं होगा, वहां पे क्या होगा, सेंट्रलाइज डिसीजन मेकिंग होता है। सो डी तो है ही नहीं ऑप्शन। देखिए, डिले इन डिस्पोजल ऑफ केसेस, ये ऑप्शन आपका एकदम राइट है, प्रिंसिपल डिसएडवांटेज है। अगर ये ना होता तो ये भी आप कर सकते हैं, क्रिएट सुपेरिटी और इन्फेरमेटिव फीलिंग इन ऑर्गेनाइजेशन। बट यहाँ पे बोला है प्रिंसिपल डिसएडवांटेज क्या है। तो अगर देखिए, हमारा हायरार्किकल सिस्टम है, तो जो अब सारा डिसीजन पावर किस पे होगा, टॉप मैनेजमेंट पे होगा। तो अब जो डिसीजन लिया जाएगा उसमें क्या होगा, डिले होगा। तो ये हमारा डिसएडवांटेज है, प्रिंसिपल डिसएडवांटेज है। तो ऑप्शन सी इज राइट। नेक्स्ट, hierarchy consists of the universal application of the superior subordinate relation
through a number of levels of responsibility reaching from top to the bottom of the structure। देखिए दिस स्टेटमेंट इज एट्रीब्यूटेड, देखिए अब जो ईआरकी से लेके टॉप टू बॉटम वाला अप्रोच किसने दिया था, देखिए जो बेसिकली बताया है यहाँ पे टॉप टू बॉटम ऑफ द स्ट्रक्चर, और यहाँ से लेके देखिए हियरकी कंसिस्ट ऑफ द यूनिवर्सल एप्लीकेशन, ये यूनिवर्सल एप्लीकेशन है जो कि टॉप टू बॉटम जाता है, टॉप टू बॉटम जाता है इस साइड में। तो बेसिकली ये कंसेप्ट हमारे दिए हैं एलडी वाइट जी, और इसमें कंफ्यूज मत होइएगा, जो इससे हियरकी से रिलेटेड जो डिफिनीशन है एक रॉबर्ट प्रिस्टुअस का भी मैंने बताया होगा, रॉबर्ट सो देखिए अगर आप लोग टॉप टू बॉटम ओनली अगर देख के आंसर मारेंगे तो गलती हो जाएगा, क्योंकि रॉबर्ट प्रिस्टुअस का भी एक स्टेटमेंट है ईआरक्यू को लेके, उन्होंने क्या बोला, ईआरक्यू इज अ सिस्टम ऑफ रैंकिंग पोजीशन। देखिए सिस्टम ऑफ रैंकिंग पोजीशन बोला गया, हमारे जो एलडी वाइट जी ने बोले हैं हीयरकी कंसिस्ट ऑफ द यूनिवर्सल एप्लीकेशन, देन उसके बाद टॉप टू बॉटम बताया है, और यहाँ प्रिस्टुअस जी ने बताया कि एक रैंकिंग पोजीशन है। सो इसमें कंफ्यूज मत होइएगा, क्योंकि टॉप टू बॉटम इनके स्टेटमेंट में भी आया है। तो कभी कभी क्या होता है अपन कीवर्ड याद कर लेते हैं कि एलडी वाइट बोले हैं तो टॉप टू बॉटम होगा, तो उसमें क्या होगा कि मैक्स चांस है कि आपका कभी कभी घुमा के अगर क्वेश्चन देगा तो गड़बड़ हो जाएगा। सो hierarchy is a system of ranking position, Robert Prestuous, and hierarchy consist of universal application of superior subordinate relationship। तो हमारा एलडी वाइट होगा। सो राइट ऑप्शन इज बी। अब आइए नेक्स्ट देखते हैं 5 नंबर क्या है। हु ऑफ द फॉलोइंग हैज कॉल्ड हियरकी एज अ स्केलर प्रोसेस। देखिए अब हियरकी को जो अलग अलग नामों से बताया गया, स्केलर प्रोसेस, स्केलर चेन, बेसिकली वो पूछा है तो उसमें स्केलर प्रोसेस किसने बताया है। देखिए जो स्केलर प्रोसेस बताए हैं, हमारी स्केलर प्रोसेस बताए हैं मूने एंड रिले जी ने, स्केलर प्रोसेस मूने एंड रिले जी ने बताया है। वहीं पे स्केलर चेन होता देन हमारे फ्रोल जी होते हैं। तो ये हमारे मूने एंड रिले, राइट ऑप्शन इज सी। और मुने ने स्टेट दिया है कि जो हमारा हियरकी है एक यूनिवर्सल फिनोमिना है, हियरकी इज यूनिवर्सल फिनोमिना। तो ये ऑप्शन भी अब इसको भी पूछ सकता है, तो ये भी याद कीजिएगा कि मुने जी ने हियरकी को एक यूनिवर्सल फिनो बताया और मुने एंड रिले जी ने हियरकी को स्केलर प्रोसेस बताया, वेयर एज स्केलर चेन हेनरी फॉयल। सो ये सब चीजें आप जितने भी ऑप्शन हो उससे आप सब पढ़िएगा अच्छे से। नेक्स्ट, एवरी ऑर्गेनाइजेशन मस्ट हैव इट्स स्केलर चेन जस्ट एज एवरी हाउस मस्ट हैव इट्स ड्रेन। दिस स्टेटमेंट इज एट्रीब्यूटेड टू, देखिए जो स्टेटमेंट दिए हैं कि एवरी ऑर्गेनाइजेशन मस्ट हैव इट्स स्केलर चेन जस्ट एज एवरी हाउस मस्ट हैव इट्स ड्रेन, दिस स्टेटमेंट इज एट्रीब्यूटेड टू लिंडल उर्विक जी ने स्टेटमेंट दिया है। बेसिकली बताया कि जैसे किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में स्केलर चेन होता है, जैसे कि उसको कोरिलेट किया कि जैसे हर एक घर में एक ड्रेन सिस्टम होता है और जब उसकी जरूरत पड़ती है तब वो यूज होता है, वैसे ही हर एक ऑर्गेनाइजेशन में स्केलर चेन मतलब एक हियरकी सिस्टम होती है। तो बेसिकली ये स्टेटमेंट हमारे लिंडल उर्विक जी ने दिया है। सो राइट ऑप्शन इज डी। 7 नंबर एमसीक्यू देखिए, हु ऑफ द फॉलोइंग said that scalar chain is a universal phenomena। देखिए अभी मैंने बताया था यूनिवर्सल फिनोमेना मुने जी ने बताया है। सो राइट ऑप्शन इज डी। 8, द प्रिंसिपल ऑफ यूनिटी ऑफ कमांड सेज दैट। देखिए प्रिंसिपल ऑफ यूनिटी ऑफ कमांड क्या बताता है कि यूनिटी ऑफ कमांड बताता है कि जो सबऑर्डिनेट है हमारा और ऑर्डर रिसीव करे वन बॉस से। सो देखते हैं ऑप्शन में क्या किस प्रकार से हम दिया है ऑप्शन। An employee should be subjected to the orders of more than one superior, more than one तो सही नहीं है। A superior should give orders to one subordinate only। देखिए इसमें थोड़ा सा ट्विस्ट कर दिया कि सुपेरियर जो होगा ओनली एक ही सबऑर्डिनेट को ऑर्डर देगा, ये यूनिटी ऑफ तो कमांड है नहीं। And an employee should receive orders from one superiors only। तो देखिए हमारा राइट ऑप्शन सी होगा, क्योंकि देखिए जो ऑप्शन देखिए बी में भी कंफ्यूजन क्रिएट करेगा, बट बी में क्या बोला कि जो एक हमारा सुपेरियर होगा ओनली एक ही सबऑर्डिनेट को ऑर्डर देगा, तो ऐसा तो है नहीं।
बट जो हमारा यूनिटी ऑफ कमांड का मतलब है कि एक जो होगा हमारा सबऑर्डिनेट, वो किसी एक सुपेरियर से ऑर्डर ले, चाहे जितने वो हमारा सीनियर कितने भी सबऑर्डिनेट को ऑर्डर दे, बट जो सबऑर्डिनेट होगा वो ओनली एक सुपरवाइजर से ऑर्डर रिसीव करे. सो राइट ऑप्शन इज सी, एन एम्प्लॉय शुड रिसीव ऑर्डर्स फ्रॉम वन सुपेरियर्स ओनली. एंड 9 नंबर देखिए, द कंसेप्ट ऑफ यूनिटी ऑफ कमांड इज कंप्लीमेंट्री टू द प्रिंसिपल. देखिए जो यूनिटी ऑफ कमांड होगा कि एक सबऑर्डिनेट एक हमारा सुपेरियर से ऑर्डर रिसीव करेगा, तो किसके कंप्लीमेंट्री है? स्केलर चेन. स्केलर चेन मींस हियरकी सिस्टम में. तो ये जो हमारा यूनिटी ऑफ कमांड है उस कंप्लीमेंट्री है स्केलर चेन. सो राइट ऑप्शन इज सी. नेक्स्ट, द कंसेप्ट ऑफ यूनिटी ऑफ कमांड रिक्वायर्स दैट every member of an organization should report to one and one leader. This statement is attributed to. देखिए अब ये स्टेटमेंट पूछ लिया है, यूनिटी ऑफ कमांड टॉपिक से रिलेटेड है. तो जो स्टेटमेंट है कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जो हमारा मेंबर होते हैं वो ओनली वन एंड वन लीडर को रिपोर्ट देंगे. तो ये क्या होगा? यूनिटी ऑफ कमांड है बेसिकली. बट ये जो स्टेटमेंट है ये किसने दिया है? तो ये जो हमारा कंसेप्ट है ये पिफिनर एंड प्रिस्तुअस जी ने दिया है. आप लोग लेक्चर में देख लीजिएगा, मैंने स्टेटमेंट बताया है. सो राइट ऑप्शन इज बी. सो नेक्स्ट, हु ऑफ द फॉलोइंग हैज सजेस्टेड मल्टीप्लिसिटी ऑफ कमांड इन प्लेस ऑफ मिलिट्री टाइप ऑफ फोरमैन. देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और बहुत ही मतलब कि कंफ्यूजन टाइप का है. देखिए अब मल्टीप्लिसिटी ऑफ कमांड इन द प्लेस ऑफ मिलिट्री टाइप ऑफ फोरमैन. मिलिट्री टाइप ऑफ फोरमैन क्या होता है? यूनिटी ऑफ कमांड होता है. यूनिटी ऑफ कमांड बेसिकली यूनिटी ऑफ कमांड मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन में चलता है. तो इस आइडिया तो क्या हुआ? यूनिटी ऑफ कमांड. और यूनिटी ऑफ कमांड आइडिया को रिजेक्ट किसने किया था? हमारे एफ.डब्ल्यू. टेलर जी ने. एफ.डब्ल्यू. टेलर जी ने क्या किया था? यूनिटी ऑफ कमांड को रिजेक्ट किया था और क्या दिया था? मल्टीप्लिसिटी ऑफ कमांड. बेसिकली जो हमने बताया था फंक्शनल फोरमैनशिप का जो कंसेप्ट दिया था, फंक्शनल फोरमैनशिप का कंसेप्ट, फंक्शनल फोरमैनशिप का कंसेप्ट, जिसमें बेसिकली एक जो सबऑर्डिनेट होगा 8 सुपरवाइजर से क्या होगा? सब्जेक्टेड टू सुपरवाइज. तो ये बेसिकली कमांड किसने दिया था? एफ.डब्ल्यू. टेलर जी ने. और इससे कंफ्यूज मत होइएगा, मिलिट्री टाइप ऑफ फोरमैनशिप. फोरमैनशिप मतलब सुपरविजन होता है, मिलिट्री टाइप बोल दिया तो क्या होगा? यूनिटी ऑफ कमांड होगा. तो इसको रिजेक्ट किया था हमारे एफ.डब्ल्यू. टेलर जी ने. क्यों? इन्होंने मल्टीप्लिसिटी दिया, क्योंकि 8 सुपरवाइजर से क्या होगा? सुपरवाइज होगा. यहीं पे ड्यूअल, यहाँ पे मल्टीप्लिसिटी हटा के अगर ड्यूअल दे देता, ड्यूअल कमांड दे देता, देन हमारे जेडी मिलेट जी होते. उन्होंने बेसिकली टेक्निकल सुपरविजन एंड एडमिनिस्ट्रेटिव सुपरविजन बताया है इन प्लेस ऑफ यूनिटी ऑफ कमांड. सो देखिए ऐसे ही क्वेश्चन पूछेगा बेसिकली, तो कंफ्यूज मत होइएगा. आप अच्छे से अगर कंसेप्ट क्लियर है तो आप कैसा भी क्वेश्चन पूछे घुमा फिरा के आप लोग सब कर ले जाएंगे. 12 नंबर देखते हैं. विच ऑफ द फॉलोइंग हैव अफेक्टेड द प्रिंसिपल ऑफ यूनिटी ऑफ कमांड. देखिए फैक्टर अफेक्टिंग, मैंने एक टॉपिक पढ़ाया था, फैक्टर अफेक्टिंग यूनिटी ऑफ कमांड. सो देखिए मैंने एक चीज आपको बताया था कि फैक्टर अफेक्टिंग यूनिटी ऑफ कमांड. तो यूनिटी ऑफ कमांड में क्या होगा? फैक्टर क्या अफेक्ट करते थे? जो हमारे स्टाफ एंड ऑक्सिलरी एजेंसीज के संख्या बढ़ती जा रही है ड्यू टू स्पेशलिस्ट नेचर के कारण. तो इसमें क्या हुआ? जो हमारे यूनिटी ऑफ कमांड को अफेक्ट करने लगा, क्योंकि जो इसके बेसिकली एक्सपर्ट्स लोग होंगे वो एडवाइज एंड कमांड करेंगे. तो इससे क्या हुआ? यूनिटी ऑफ कमांड हैम्पर हुआ. सो राइट ऑप्शन इज डी. 13, the old concept of one single boss for each person is seldom found in fact in complex governmental situation. This statement was made by, देखिए ये स्टेटमेंट भी मैंने बताया कि the old concept of one single boss for a person is seldom found in fact in complex governmental situation. This statement was made by. अब देखिए जो स्टेटमेंट किसने बताया है? देखिए जो ये स्टेटमेंट था ए, द ओल्ड कंसेप्ट ऑफ वन सिंगल बॉस फॉर ईच पर्सन इज सेल्डम फाउंड इन फैक्ट. ये हमारा जो हम लोग को 2 टॉपिक बताए थे कि जो यूनिटी ऑफ कमांड में आर्गुमेंट फॉर एंड आर्गुमेंट अगेंस्ट, बेसिकली यूनिटी ऑफ कमांड के लिए जो ये सब बताए गए थे ओपिनियन, उसमें सेक्लर हडसन जी ने स्टेटमेंट दिया था. सो राइट ऑप्शन इज सी. एंड 14,
द प्रिंसिपल ऑफ स्पैन ऑफ कंट्रोल मीन्स, देखिए स्पैन ऑफ कंट्रोल में क्या होता था कि हमारा जो सुपेरियर होगा वो कितने सबऑर्डिनेट को सुपरवाइज कर रहा है, तो बेसिकली क्या होगा, इसका प्रिंसिपल ऑफ स्पैन होगा। तो देखते हैं क्या आंसर सही है। एन एम्प्लॉई शुड रिसीव ऑर्डर्स फ्रॉम वन सुपेरियर, नो। द नंबर ऑफ सबऑर्डिनेट एम्प्लॉइज दैट एन एडमिनिस्ट्रेटर कैन इफेक्टिवली डायरेक्ट, देखिए द नंबर ऑफ सबऑर्डिनेट एम्प्लॉइज दैट एन एडमिनिस्ट्रेटर कैन इफेक्टिवली डायरेक्ट, देखिए राइट ऑप्शन इज बी, क्योंकि देखिए इसमें बोला है द नंबर ऑफ सबऑर्डिनेट एम्प्लॉइज दैट एन एडमिनिस्ट्रेटर कैन इफेक्टिवली डायरेक्ट, यस यही होता है स्पैन ऑफ कंट्रोल, सो राइट ऑप्शन इज बी। देखिए डी ऑप्शन, देखिए क्या बोला है, द नंबर ऑफ पीपुल बीइंग कंट्रोल्ड, देखिए कंट्रोल्ड नहीं होगा यहाँ पे, नंबर ऑफ पीपुल नहीं, यहाँ पे देखिए राइट ऑप्शन ए होगा द नंबर ऑफ सबऑर्डिनेट्स। आइए 15 नंबर देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट रिगार्डिंग द स्पैन ऑफ कंट्रोल, तो देखिए इसमें मल्टीपल ऑप्शन राइट है। तो देखिए अब जो हमारा ट्रेंड है यूजीसी नेट का, देखिए रियलिटी बता दूं, जो अब का यूजीसी नेट का बनाने का पैटर्न है वो मैक्सिमम इस टाइप का क्वेश्चन बनाते हैं, एक क्वेश्चन में 3-4 ऑप्शन आपको देंगे, तो मल्टीपल ऑप्शन वाले जो क्वेश्चन होंगे वो बहुत ही ज्यादा आते हैं। सीधा सीधा फैक्चुअल क्वेश्चन बहुत ही कम पूछता है, अब ऐसे कंसेप्चुअल चीजें पूछते हैं जिसमें मल्टीपल ऑप्शन राइट होता है। तो सही बताओ रियलिटी आप लोगों को अब ऐसा ही क्वेश्चन आएगा। तो देखते हैं क्या क्या आंसर सही है रिगार्डिंग स्पैन ऑफ कंट्रोल को लेके। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट, देखिए करेक्ट पूछा है, तो अब देखते हैं स्पैन ऑफ कंट्रोल में हमने सब कुछ पढ़ रखा है उसके कंसेप्ट को, अब देखते हैं कौन कौन से कंसेप्ट यहाँ पे राइट है। द कंसेप्ट ऑफ स्पैन ऑफ कंट्रोल इज रिलेटेड टू द प्रिंसिपल ऑफ स्पैन ऑफ अटेंशन, देखिए ये हमारे, देखिए जो हमने बताया था हमारे जो साइकोलॉजिस्ट थे फ्रेंच कंसल्टेंट वीए ग्रेनुकुनस जी ने, उन्होंने इसको रिलेट किया था कि जो कंसेप्ट ऑफ स्पैन ऑफ कंट्रोल है वो किससे रिलेट है, स्पैन ऑफ अटेंशन से। तो देखिए ऑप्शन सही है, ऑप्शन ए इज राइट। एंड नेक्स्ट देखिए इसमें आप लोग बेसिकली एलिमिनेशन मेथड भी अपना सकते हैं, बट अभी नहीं, अभी आप लोग पढ़ रहे हैं तो अच्छे से कंसेप्ट पढ़िए जो कि एकदम एग्जैक्ट आपको आंसर मालूम हो। एलिमिनेशन मेथड आप लोग एग्जाम में अप्लाई कीजिएगा जब कोई ऑप्शन ना बचे, तो अभी आप लोग अच्छे से कंसेप्ट देखिए। तो देखिए स्पैन ऑफ अटेंशन रिलेट है स्पैन ऑफ कंट्रोल से। नेक्स्ट देयर इज एन एग्रीमेंट ऑफ द लेंथ ऑफ स्पैन ऑफ कंट्रोल। एंड नेक्स्ट देखते हैं देयर इज एन एग्रीमेंट ऑन द लेंथ ऑफ स्पैन ऑफ कंट्रोल, देखिए जो लेंथ ऑफ स्पैन ऑफ कंट्रोल था उसमें कुछ एग्रीमेंट ऐसा नहीं हो, क्या है इंडिविजुअल कैपेसिटी के हिसाब से डिफाइन किया गया था, सो ये ऑप्शन गलत है। देयर इज अ डिफरेंस विथ रिगार्ड टू स्पैन ऑफ कंट्रोल बिटवीन हायर एंड लोअर लेवल्स, देखिए डिफरेंस है हायर लेवल एंड लोअर लेवल में, तो उसमें अगर हायर लेवल का जॉब को अगर सुपरवाइज करेगा तो वहां पे सबऑर्डिनेट सुपेरियर कितने लोग को करेगा सुपरवाइज, भाई देखिए जो दिए थे लिंडल उर्विक जी ने, उसमें बताया था कि 5 to 6 सबऑर्डिनेट को सुपरवाइज करेगा हायर लेवल का अगर जॉब होगा, वहीं 8 to 12 करेगा अगर लोअर लेवल का जॉब होगा, तो डिफरेंस है। तो ऑप्शन 3 इज राइट। नेक्स्ट द स्पैन ऑफ कंट्रोल डिपेंड्स ऑन मेनी वेरिएबल्स फैक्टर्स, देखिए स्पैन ऑफ कंट्रोल बहुत ही वेरिएबल फैक्टर पर डिपेंड है कि ऑर्गेनाइजेशन का एज कैसा है और वहां का टास्क कैसा है, एम्प्लॉयमेंट स्किल है कि नहीं है, सब है डिपेंड करता है वेरिएबल पे, तो ये फैक्टर भी राइट है आपका। सो राइट ऑप्शन होगा 1, 3 and 4, सो 1, 3 and 4, तो राइट ऑप्शन इज डी। देखिए बेसिकली यही सब देगा, इसमें बहुत टाइम टेकिंग है। देखिए 16 नंबर एमसीक्यू, नो सुपरवाइजर कैन सुपरवाइज डायरेक्टली द वर्क ऑफ मोर देन 5 एट द मोस्ट 6 सबऑर्डिनेट हुज वर्क इंटरलॉक्स दिस स्टेटमेंट वाज मेड बाय, देखिए ये हो गया 5 to 6, ये स्टेटमेंट किसका था, लिंडल उर्विक जी का, सो राइट ऑप्शन इज बी। यहीं पे बोलता डायरेक्टली ओनली 6 बोला होता तो हमारा कौन होते, तो हमारे होते वीए ग्रेनुकुनस जी ने, बट यहाँ पे 5 to 6 आ गया तो हमारा राइट ऑप्शन इज बी। एंड नेक्स्ट देखिए 17 नंबर, द स्पैन ऑफ कंट्रोल डिपेंड्स ऑन, देखिए फैक्टर्स है, तो बेसिकली देखिए ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, जो हमारा स्पैन ऑफ कंट्रोल किस किस चीज पे डिपेंड करता है, तो देखिए पर्सनालिटी ऑफ सुपरवाइजर डिपेंड करेगा, अगर सुपरवाइजर बहुत ही ट्रैक्ट है और स्किलफुल है तो भी क्या करेगा स्पैन ऑफ कंट्रोल वेरिएबल होगा, मतलब ज्यादा कम बेसी हो सकता है, अगर पर्सनालिटी पे भी डिपेंड करता है, तो ये ऑप्शन सही है। नेचर ऑफ वर्क टू बी सुपरवाइज, ये भी देखिए नेचर ऑफ
वर्क टू बी सुपरवाइज, ये भी राइट ऑप्शन है, क्योंकि अगर मान लीजिए बहुत ही कॉम्प्लेक्स नेचर का होगा तो वहाँ पे क्या होगा, कम लोग को सुपरवाइज करेगा, और ये बहुत इजी नेचर का होगा, सिंपल होगा तो वहाँ पे ज़्यादा लोग को कर सकते हैं, रिपीटेटिव होगा तो भी ज़्यादा लोग को कर सकते हैं। तो इस सब चीज़ों से क्या होगा, हमारा डिपेंड करता है स्पैन ऑफ कंट्रोल। तो ऑप्शन दो भी ये राइट है। एज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, देखिए एज ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पे भी डिपेंड करता है। अगर हमारा कोई न्यू ऑर्गेनाइजेशन है तो उसमें क्या होगा, सेटअप सारे मतलब ऑर्डर में नहीं होंगे, चीज़ें सब एक डिफाइन नहीं होगा, तो उससे क्या होगा, स्पैन ऑफ कंट्रोल हमारा कम हो जाएगा। तो एज पे भी डिपेंड करता है। एंड कैलिबर ऑफ द सबॉर्डिनेट्स, देखिए सबॉर्डिनेट के कितना कैलिबर है, कैपेसिटी कितना, स्ट्रेंथ कितना है, इस पर भी डिपेंड करेगा। एंड डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी, देखिए डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी ये भी फैक्टर है कि अथॉरिटी को अगर डेलीगेशन कितना अच्छा सा किया जा रहा है, वहां पे उसका रूल फॉलो हो रहा है, इस पे भी डिपेंड करेगा। सो देखिए यहाँ पे 1 2 3 4 5 सारे ऑप्शन राइट है, तो राइट ऑप्शन इज डी। देखिए जो 18 नंबर है शायद कवर नहीं हुआ है, बट फिर भी देखिए कुछ ऐसा चीजें जो नहीं कवर हुआ है वो एमसीक्यू में कवर हो जाएंगे। तो देखिए जो कि हु ऑफ द फॉलोइंग मेड डिस्टिंक्शन बिटवीन डायरेक्ट सुपरविजन एंड एक्सेस टू द बॉस। देखिए ये जो स्पैन ऑफ कंट्रोल की प्रिंसिपल है, इसमें इस मतलब थ्योरी को एक्सप्लेन करते टाइम जो हमारे उर्विक जी ने बताया है कि उन्होंने एक डिस्टिंक्शन बताया है किसके बीच, डायरेक्ट सुपरविजन को एंड एक्सेस टू द बॉस को लेके। मतलब कि क्या होता है, दोनों देखिए अलग अलग चीजें में, इसमें नंबर ऑफ इंप्लॉई अफेक्ट होते हैं। क्योंकि देखिए जो सुपरवाइजर डायरेक्ट सुपरवाइज करेगा तो इसमें क्या होगा, थोड़ा सा रिस्ट्रिक्शन होगा पीपुल के, और वहीं पे अगर एक्सेस टू द बॉस होगा, एक्सेस टू द बॉस मतलब कहीं भी हमें इंप्लॉय को जरूरत होगा सुपरविजन का, एडवाइस का, तो उनका क्या होगा, डायरेक्ट जाके अपने बॉस से एडवाइस ले सकते हैं। तो इसमें क्या होगा, देखिए दोनों में डिफरेंस हो जाएगा। अगर स्पैन ऑफ कंट्रोल देखेंगे दोनों में डिफरेंस हो जाएगा। अगर डायरेक्टली कोई सुपरवाइजर सुपरवाइज कर रहा है उस समय, और डायरेक्ट एक्सेस मतलब बॉस के पास कोई इंप्लॉय जाके कंसल्ट कर रहा है उस समय, तो बेसिकली ये डिस्टिंक्शन उर्विक जी ने दिया है। सो राइट ऑप्शन इज सी। नेक्स्ट, द स्पैन ऑफ कंट्रोल इज द नंबर एंड रेंज ऑफ डायरेक्ट हैबिचुअल कम्युनिकेशन कॉन्टैक्ट्स between the chief executive of an enterprise and his principal fellow officers, this statement is attributed to। देखिए अब स्टेटमेंट पूछ लिया है। देखिए जो स्टेटमेंट है कि द स्पैन ऑफ कंट्रोल इज द नंबर एंड रेंज ऑफ डायरेक्ट हैबिचुअल कम्युनिकेशन कॉन्टैक्ट बिटवीन चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ एन एंटरप्राइजेज एंड हिज प्रिंसिपल फेलो ऑफिसर। ये जो स्टेटमेंट दिए हमारे डैमोक एंड डायमोक जी ने दिए हैं। एंड नेक्स्ट, हु ऑफ द फॉलोइंग ड्रॉ ए डिफरेंस रिगार्ड टू स्पैन ऑफ कंट्रोल बिटवीन हायर एंड लोअर लेवल। देखिए बेसिकली हायर एंड लोअर लेवल ऑफ जॉब का बीच जो डिफरेंस बताए थे 5 to 6 एंड 8 to 12, हायर लेवल एंड लोअर लेवल जॉब को सुपरवाइज करेगा सुपरवाइजर। तो बेसिकली ये डिस्टिंक्शन दिए थे हमारे लिंडल उर्विक जी ने। सो राइट ऑप्शन इज डी। सो देखिए अब विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू अबाउट कंसेप्ट ऑफ अथॉरिटी। अब अथॉरिटी के कंसेप्ट में क्या क्या हमने पढ़े हैं उसको देखते हैं, और उसमें ट्रू पूछा है। तो देखिए फर्स्ट हमारा ऑप्शन है, इट इज द लेजिटिमेट पावर ऑफ एन ऑफिस होल्डर। यस, अथॉरिटी क्या है, लेजिटिमेट पावर है। एक लेजिटिमेट इसका क्या है, एलिमेंट है, बहुत ही बेस्ट एलिमेंट है, मतलब डिफाइनिंग एलिमेंट है लेजिटिमेट। तो ऑप्शन 1 इज द राइट। इट इज द फाउंडेशन ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इन पब्लिक लाइफ। यस, ये ऑप्शन भी सही है, फाउंडेशन है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का। एंड थर्ड वन इज अथॉरिटी एंड पावर आर सिनोनिमस। अथॉरिटी एंड पावर आर सिनोनिमस, नो। देखिए बेसिकली अथॉरिटी हम पावर को रिलेट कर सकते हैं, बट दोनों सिनोनिमस नहीं है। पावर अलग चीज हो गया, अथॉरिटी हमारा एक क्या है, लेजिटिमेट है, बेसिकली कॉन्स्टिट्यूशनल चीजें दी जाती है, कॉन्स्टिट्यूशनल पावर उसको बोलते हैं, मतलब एक राइट पावर दिया जाता है। पावर में तो बेसिकली बहुत कुछ हो सकता है, तो उससे नहीं है, सिनोनिमस नहीं है। इट इज ड्राइव फ्रॉम लॉ, ऑर्गेनाइजेशनल ट्रेडिशन एंड डेलीगेशन। देखिए हमारी अथॉरिटी इन सब चीज़ों से ड्रॉ होती है। तो बेसिकली अथॉरिटी के जो रिलेटेड ऑप्शन 4 है ये भी राइट है। सो राइट ऑप्शन इज 1 2 and 4, 1 2 and 4, सी। राइट ऑप्शन इज सी। एंड 22 MCQ देखिए, हु ऑफ द फॉलोइंग हैव प्रोपाउंडेड द फॉर्मल थ्योरी ऑफ अथॉरिटी। देखिए फॉर्मल थ्योरी ऑफ अथॉरिटी, अगर यहाँ थ्योरी ऑफ अथॉरिटी जाए तो मैक्स वेबर तो है ही, एंड हमारे हर्बर्ट साइमन जी है, इन्होंने फॉर्मल थ्योरी ऑफ अथॉरिटी को प्रोपाउंड किया था। सो राइट ऑप्शन इज, सॉरी देखिए इसमें फॉर्मल थ्योरी की बात की गई है, फॉर्मल थ्योरी।
फॉर्मल थ्योरी ऑफ अथॉरिटी बेसिकली जो हम बताए थे, हम थ्योरीज बताए थे अथॉरिटी के, जो दो थ्योरी बताए थे, पोजिशनल थ्योरी ऑफ अथॉरिटी एंड एक्सेप्टेंस थ्योरी ऑफ अथॉरिटी। सो तो जो हमारा पोजिशनल है, पोजिशनल थ्योरी बेसिकली यही हमारा क्या है, फॉर्मल थ्योरी। तो बेसिकली इसको कौन कौन बताए थे हमारे, हेनरी फ्योल जी ने और मैक्स वेबर जी ने फॉर्मल थ्योरी ऑफ अथॉरिटी बताया था। और वहीं अगर एक्सेप्टेंस थ्योरी पूछता तो हमारे बर्नार्ड एंड साइमन जी होते हैं, जो कि बताया था हमने कंसेप्ट एक्सेप्ट जोन ऑफ इंडिफरेंस एंड जोन ऑफ एक्सेप्टेंस। तो क्या था हमारा, एक्सेप्टेंस थ्योरी से रिलेटेड था, तो वहां पे आएगा बर्नार्ड एंड साइमन। और वहीं फॉर्मल थ्योरी जो पोजिशनल थ्योरी बताए थे वो आएगा हमारा फ्योल एंड वेबर से। सो राइट ऑप्शन इज सी, 2 and 4। देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। अब ये जो स्टेटमेंट सारे रिस्पॉन्सिबिलिटी से जितने भी कंसेप्ट है इसमें पूछे गए हैं, तो करेक्ट वाले जो बताने हैं हमें। तो देखिए, इट इज द ऑब्लिगेशन टू कैरी आउट सर्टेन ड्यूटीज। देखिए जो रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, स्टेटमेंट बेसिकली इसका डेफिनेशन है कि ऑब्लिगेशन टू कैरी आउट सर्टेन ड्यूटीज, तो यही तो हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी हुआ। सो ऑप्शन 1 इज अ राइट। एंड सेकंड, विदाउट अथॉरिटी इट इज नॉट पॉसिबल टू टेक अप रिस्पॉन्सिबिलिटी। देखिए ये जो स्टेटमेंट है जो बताया था कि अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज कोटोनूमस है, बेसिकली कंप्लीमेंट्री है, एक दूसरे के बिना कोई नहीं हो सकता। अथॉरिटी भी होना चाहिए तो उसके साथ साथ रिस्पॉन्सिबिलिटी हो तो अथॉरिटी हो, तो जो हमारा 2 है वो भी राइट है। एंड थर्ड वन इज बोथ ऑपरेशन रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अल्टीमेट रिस्पॉन्सिबिलिटी कैन बी डेलीगेटेड। देखिए जो हम बताया था कि रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारा 2 टाइप का होता है, एक होता है ऑपरेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी, एक होता है अल्टीमेट रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो बेसिकली जो ऑपरेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है वो बेसिकली ड्यूटी से कोई भी एक ऑपरेशन से रिलेटेड है, तो इसको क्या होता है कि जो हमारा मैनेजर ऑपरेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी को डेलीगेट कर सकता है, मतलब अपने सबॉर्डिनेट से करा सकता है। बट अल्टीमेट रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होता है, अल्टीमेट रिस्पॉन्सिबिलिटी में अकाउंटेबिलिटी होती है, उसकी मतलब जवाबदेही होती है। तो जवाबदेही तो किसके पास रहेगा, वो सीनियर के पास ही रिमेन रहेगा। तो जो हमारा ऑपरेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी तो डेलीगेट कर देगा, बट जो अल्टीमेट रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसको नहीं डेलीगेट करेगा, वो हमारा अल्टीमेटली किसके पास रहेगा, मैनेजर के पास ही रहेगा। तो ये ऑप्शन देखिए गलत है, बोथ नहीं होना चाहिए था, यहाँ पे ऑपरेशनल ओनली होना चाहिए था। सो देखिए थर्ड नंबर इज इनकरेक्ट। तो आप ऐसे यहीं से आप पकड़ सकते हो, देखिए जिस ऑप्शन में थर्ड है वो इनकरेक्ट है, तो सी ऑप्शन सही होगा। देखिए अब यहाँ पे देखिए रिस्पॉन्सिबिलिटी जो पॉलिटिकल, इंस्टीट्यूशनल एंड प्रोफेशनल, यस राइट है। सो ऑप्शन सी इज ए राइट। नेक्स्ट देखिए, अब ये जो क्वेश्चन हमने यहाँ पे डिस्कस किया 23 नंबर पोजिशनल थ्योरी के बारे में, अब देखिए जस्ट यहाँ पे आ गया एक्सेप्टेंस थ्योरी को, तो बहुत ही ईजी है। हु ऑफ द फॉलोइंग हैव प्रोपाउंडेड द एक्सेप्टेंस थ्योरी ऑफ अथॉरिटी। तो एक्सेप्टेंस थ्योरी ऑफ अथॉरिटी हमारे कौन से थे, बर्नार्ड जी एंड साइमन जी। सो राइट ऑप्शन इज 2, 3 डी। देखिए 25 नंबर, authority is the willing and unconditional compliance of people resting upon their belief that is legitimate for the superior to impose his will on them and illegitimate for them to refuse to obey. This statement is attributed। देखिए ये स्टेटमेंट क्या है, ये हमारा पोजिशनल स्टेटमेंट है। पोजिशनल स्टेटमेंट है किसके, जो थ्योरीज है हमारे अथॉरिटीज के, जो थ्योरी दो बताए थे हमारा, पोजिशनल थ्योरीज एंड एक्सेप्टेंस थ्योरीज। तो जो पोजिशनल थ्योरीज में हमारे मैक्स वेबर जी ने ये स्टेटमेंट दिया है। सो राइट ऑप्शन इज डी, मैक्स वेबर। सो आज के सेशन में हम 25 एमसीक्यूज कराए हैं, नेक्स्ट ऐसे सारे एमसीक्यूज कराएंगे ताकि आप लोग को एक क्लैरिटी आए। देखिए कुछ चीजें क्या है जो हमारे लेक्चर में नहीं कंप्लीट हुए हैं वो एमसीक्यू सेशन में कंप्लीट हो जाएंगे। सो अच्छे से आप लोग ट्राई कीजिए खुद से 2 बार, ताकि आप लोग को अच्छे से याद हो जाए सारे कंसेप्ट। सो थैंक यू।